नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शहला। नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं और एक नई दिन की शुरुआत है। आज रविवार है, नया सवेरा भी कुछ खास है। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जहां हम नजर डालेंगे अखबारों की सुर्खियों पर भी। साथ ही नए भारत में क्या कुछ खास हो रहा है बताएंगे आपको, आत्मनिर्भर भारत की झलक भी, आर्थिक विकास भी आपको बताएंगे, खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है खास, क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला है, बेहद रोमांचक ये मुकाबला होने वाला है। साथ ही आज नो टोबैको डे भी है और कैसे आपकी सेहत फिट रह सकती है ये भी आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। 134वीं कड़ी के प्रसारण से पहले कहा, समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को दिखाना हमेशा ही सुखद अनुभव। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी असद का इनकाउंटर, इलाज के दौरान मौत, बकरीद के दिन चाकू घोंपकर की थी हत्या। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल समेत 10 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर धमकाया, कहा समझौता न होने पर फिर होगा हमला। वहीं ईरानी संसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन से जुड़े विधेयक पर करेगी मतदान। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी भिड़ंत। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ही आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 31 मई को सुबह 11 बजे मन की बात का एपिसोड देखना ना भूलें। साथ ही उन्होंने कहा है कि समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को दिखाना हमेशा ही सुखद अनुभव होता है। इससे पहले 27 अप्रैल को प्रसारित कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के समर्पित अभिलेख पटल पोर्टल के माध्यम से बनाए गए अनूठे डिजिटल डेटाबेस पर प्रकाश डाला था, जिसके माध्यम से भारत के इतिहास से संबंधित 2 करोड़ से ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों तक पहुंच संभव है। अपने आखिरी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को उनके अतीत से जोड़ने में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तेजी से बदलते दौर में प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक बेहद अभिन्न अंग बन गई है और आज हम अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ने में प्रौद्योगिकी के चमत्कारों को देख रहे हैं। और इस दिशा में हाल ही में हुए एक विकास ने शिक्षा और इतिहास से जुड़े लोगों को प्रसन्न किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 11 बजे होगा प्रसारण। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से जुड़ी खबर है। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है।
गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्य चौहान की हत्या कर दी गई थी। सूर्य चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 आरोपी फरार थे। असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है। तो सूर्य चौहान का जो मर्डर हुआ था, उसका जो कातिल था, उसका इनकाउंटर हो चुका है और इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जो मुख्य आरोपी असद, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, वो इनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तो सूर्य की हत्या को लेकर आसपास के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे और कार्रवाई इस तौर पर हुई है कि सूर्या मर्डर केस में ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। आगे की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी पूरे हिरासत में लिए गए हैं। नहीं तो एक आध का तो ऐसा है कि भैया वो छूट गए हैं, उनका हौसला और बुलंद होगा। बिल्डोजर की मांग, उनका घर गिरफ्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए जो भी है। और इस समय हमारे संवाददाता देवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवांशु, यहाँ एक बड़ी अपडेट है सूर्य चौहान मर्डर केस को लेकर। असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ और आरोपी हैं जिनको लेकर पुलिस अभी भी तलाशी अभियान चला रही है। क्या कुछ आगे आपको अपडेट मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 28 तारीख को दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास सूर्य चौहान नाम के युवक की, जिसकी उम्र करीब 17 साल थी, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। और उसके तुरंत बाद से ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी और सबसे पहले 5 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हुई थी और 2 को हिरासत में लिया गया था। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो कि असद है, जिसने चाकू मारा है, पुलिस के मुताबिक वो फरार चल रहा था। और पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि वो खोड़ा कॉलोनी में एक बार फिर से पहुंचने वाला है, अपने एक दोस्त से मिलने आने वाला है और उससे पैसे लेकर कहीं और भागने वाला है। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस की कई ऐसी टीमें हैं जो कि पूरे गाजियाबाद में जो है ट्रैप लगाकर खड़ी थी। और जैसे ही जो असद है वहां पर मौके पर पहुंचता है, तो जब उसकी पहचान होती है और जब पुलिस उसको पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है, तो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। जिसके बाद पुलिस को मजबूरन रिटेलिएट करना पड़ा और जब पुलिस ने रिटेलिएट किया तो एक गोली जो है वो असद को लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक असद के साथ एक और आरोपी था, जो कि एनकाउंटर के दौरान जो है मौके से फरार हो गया। तो अब पुलिस को उसकी भी तलाश है। और जब से ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू की थी और जब असद नहीं मिल पा रहा था, तो पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। तो कुल मिला के अब हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उसके बाद छठा आरोपी असद हो गया। और इसके अलावा कुछ और ऐसे जो आरोपी हैं जिनकी पुलिस ने पहचान की है, उनकी फिलहाल तलाश जारी है। और उम्मीद है कि आज जिस शाम तरह तक की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरह से मुख्य आरोपी जो है उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है कि अपराध करने वाला किसी भी कीमत पर बचकर निकल नहीं सकता है। थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से पुलिस ने जाल बिछाया, किस प्रकार से इसको पकड़ने में सफलता हासिल की। बताना चाहूंगा कि जब ये घटना हुई 28 तारीख दोपहर 3:30 बजे के आसपास, जब ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी का माहौल था और लोगों के अंदर डर का माहौल था। क्योंकि बकरीद के मौके पर जो है 3:30 बजे दोपहर में सूर्य चौहान को बुलाया जाता है। उसकी मां के ये आरोप हैं कि सूर्य चौहान को फोन करके उसके इलाके के कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बुलाया, उससे कहा कि क्या तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है, और जब उसने मना कर दिया तो उसके ऊपर चाकुओं से कई वार शुरू कर दिए। तो जो मां ने एलिगेशन लगाए थे, उससे लोगों में काफी रोष का माहौल था, लोगों में काफी गुस्सा था और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है खराब ना हो, इसकी पुलिस को चिंता थी। और यही वजह है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को जो है बहुत ज्यादा तेज किया हुआ था डे 1 से। न केवल गाजियाबाद की
जो लोकल पुलिस होती है, बल्कि यूपी एसटीएफ से लेकर और तमाम जितने यूपी पुलिस की यूनिट्स हैं वो असद को ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन फिलहाल असद जो है वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मैसेज जो है वो बहुत हम कह सकते हैं कि बढ़ गया है कि अगर यूपी में आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार की जो है क्राइम करने की कोशिश किया, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो एनकाउंटर होते हैं उससे मैसेज तो जाता है, लेकिन फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब होने की आशंका पुलिस को लग रही थी वो ठीक होगी और लोगों का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होगा। जी देवांशु, अब कितने और आरोपी हैं जिसके लिए पुलिस इस समय सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है और उसके लिए किस तरीके से अभी जांच चल रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो करीब 7-8 के आसपास आरोपी आइडेंटिफाई किए थे। हालांकि पुलिस को ये देखना होता है कि इनमें से कितनों की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही है। कई बार होता है कि मौके पर कुछ और लड़के होते हैं जो कि मुख्य आरोपी के साथी होते हैं, उनकी पहचान हो जाती है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा पाई नहीं जाती है और यही वजह है कि पुलिस को फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। लेकिन फिलहाल पुलिस जब इन बाकी जो लड़कों की पहचान हुई है, जो अभी फरार चल रहे हैं, उनको जब पकड़ेगी, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी, तो उनकी पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है वो जो है वो समझ में आएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी अरेस्टिंग होगी। आपको चाहूंगा कि जो 5 लड़कों को सबसे पहले पुलिस ने पकड़ा था, उसमें से 3 को ही अभी तक गिरफ्तार किया गया है, 2 पुलिस की हिरासत में हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग ही उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में किस किस की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है और क्या कुछ एक्शन उन पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवांशु, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए और सूर्य चौहान से जो जुड़ी ये अपडेट है वो हमारे दर्शकों तक बताने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल एक 5 मंजिला इमारत ढहने के बाद राहत और बचाव का अभियान वहां पर लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि बिल्डिंग के मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस और फायर विभाग की टीम के साथ एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें यहां काम कर रही है। मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो दिल्ली के साकेत में इमारत के गिरने के इस पूरे मामले में सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना से हम बेहद चिंतित हैं। एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, DDMA, MCD, CATS और नागरिक सुरक्षा की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्थिति पर पैनी नजर भी रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय में काम कर रही हैं। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। खबर केरलम से जुड़ी हुई है। केरलम में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने बड़ा अभियान चलाते हुए केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में शनिवार को 19 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और जिलेटिन स्टिक बरामद की गई है। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी के अनुसार फरवरी 2026 में केरल के मल्लपुरम में एक ट्रक से 79,600 जिलेटिन स्टिक और 10,500 नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बरामद किए गए थे। ये खेप बिना वैध लाइसेंस के हासिल की गई थी और इसकी अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका है।
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर पहलुओं को देखते हुए एनआईए ने अप्रैल 2026 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी अब विस्फोटकों की अवैध सप्लाई चेन और इनके संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद कोलकाता में जमकर सियासी ड्रामा देखने को मिला। अभिषेक बनर्जी को कल शाम कोलकाता के गर्दन पीठ और कमर में दर्द की शिकायत के पर एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ने उनकी चोट को बेहद मामूली बताते हुए उन्हें भर्ती करने की जरूरत से इनकार कर दिया। ब्लू बेलव्यू अस्पताल के तरफ से एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है कि मरीज के सीने पर कुछ निशानों को छोड़कर कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। मरीज पूरी तरह होश में है, सही तरीके से बात कर रहा है और अपने आसपास की स्थिति को समझ रहा है, इसलिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले को लेकर खुलकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में है वे सभी अस्पतालों और संबंधित अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती ना किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शासक ही हत्यारा बन गए हैं। इसके जवाब में बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता पर ही निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। Who are they to control all the system? They have to maintain that they have to work as per law, as per rules. Now they are totally लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। हर वक्त हम लोग बोलते आए हैं, हमारे नेतृत्व भी बोलता है कि आइन को हाथ में मत लीजिए। अब जो लोग भी किए हैं उनको बोलेंगे ये गलत किया है, लेकिन आज जो हुआ है वो इसके जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी है। आज ये जनरोष है पब्लिक का, जनता का, जिस जनता को आप लोग जूता का नीचे पीस दिए थे 15 साल। अब ममता बनर्जी का मुंह पे रूलर्स बिकम किलर्स, ये शोभा देता है क्या ममता दीदी? 2021 के पोस्टपोल वायलेंस में आपका पार्टी क्या किया था जब NHRC आके बोला था कि यहाँ पर शासक का आइन चलता है, लैंड का आइन नहीं चलता है, हमारा देश का आइन नहीं चलता है, रूलर का आइन चलता है। तब आप कहाँ थे? तो इस पूरी घटना पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने घटना की निंदा करते हुए लोगों से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथों में नहीं लें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल की जनता में टीएमसी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है और बंगाल में सुधार लाने की जरूरत है। पहले तो मैं निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले, शांति बनाए रखें। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं, बंगाल की जनता ने देखा है उसको, उसका आक्रोश है, मैं मानता हूं, और उस आक्रोश को हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन फिर भी जनता से अपील है, शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया, अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। अभिषेक बनर्जी पर हमले की टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उन पर हमला किया गया, उनका इलाज भी सुचारू रूप से होने नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने जो तहजीब बनाई है, अब ये लोग खुद उसका शिकार बनते जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो प्लान कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है। हम लोगों का कहना है
पूरी तरह से हमला हुआ। पुलिस नहीं था, सेंट्रल फोर्स नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड प्री प्लान्ड अटैक है। तो अभी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए ना, एक आदमी को तो ट्रीटमेंट का एटलीस्ट हक है। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद उस तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। जिन्होंने, आप कहते हैं ना, सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक अर्जुन सिंह ने ये कहा है कि अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला हुआ वो जनाक्रोश था और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो मिथ्या आरोप है। लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष, जिसको कहा जाता है, जनरोष था, और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है, और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं हुई। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी यह खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। पिछले 12 वर्षों में भारत के आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया है। विकास, डिजिटलीकरण, विनिर्माण और वित्तीय समावेशन जैसे सुधारों के दम पर भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से लेकर आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, आधारभूत संरचना के विस्तार से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत मौजूदगी तक भारत ने अभूतपूर्व गति के साथ प्रगति की है। देखिए रिपोर्ट। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से साल 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। देश में निवेश में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और विदेशी कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। मोबाइल निर्माण हो, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है भारत अब दुनिया में बड़े मोबाइल निर्यातक देशों में शामिल है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कारोबार करना आसान बनाने के लिए तमाम कदम उठाए। नीतियों में सुधार हुआ, जिसकी वजह से व्यापारिक सुगमता बढ़ाई गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई और तेज मंजूरी मिल पाई। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नियमों को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इन ठोस कदमों का परिणाम ये रहा कि भारत का कारोबारी इकोसिस्टम मजबूत हुआ और रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। देश की
बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए लागू किया गया IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कानून ने कंपनियों के दिवालिया होने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया तो बैंकों को बकाया वसूली में मदद मिली। IBC ने भारत की क्रेडिट संस्कृति को मजबूत किया, साथ ही साथ कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन का दबाव भी बढ़ गया। कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी, फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल टैक्स सिस्टम ने कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई। GST लागू होने के बाद वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था मिली, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर मजबूत हुआ और राज्यों के प्रति व्यापार को गति मिली। नए GST सुधारों ने कर स्लैब को सरल बनाया, साथ ही मूल्य को प्रतिस्पर्धी बेहतर बनाते हुए व्यवसाय में सुगमता की बढ़ोतरी हुई है। नए सुधारों की वजह से जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। 2025 तक 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिसकी वजह से व्यवसाय संचालन और आसान हुआ। ई-वे बिल वॉल्यूम में भी सालाना तौर पर 21% का इजाफा हुआ है। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे MSMEs को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पुराने नियम खत्म किए। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे ने इसमें मदद की। भारत का उद्यम पंजीकरण पोर्टल इसी व्यापारिक सुगमता का प्रतीक है। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों में भी कई सुधार किए गए। पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हुई, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिहाज से बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया से लेकर GST और IBC जैसे सुधारों तक भारत आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को सिर्फ बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना भी है। इन सुधारों ने भारत को लंबी अवधि में मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और मजबूती मिली। और भारत के खनिज क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। देश में अब तक नीलाम किए गए 500 से अधिक खनिज ब्लॉकों में से 101 ब्लॉकों का संचालन शुरू हो चुका है। इससे न केवल खनिज उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीलामी आधारित पारदर्शी नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक अलग अलग राज्यों में उत्पादन शुरू कर चुके हैं। इन खदानों के संचालन से घरेलू उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। अब तक नीलाम किए गए 500 से अधिक खनिज ब्लॉकों में से 101 में उत्पादन शुरू। खान एवं खनिज विकास और विनियमन कानून में संशोधन, लाइसेंस और मंजूरी प्रक्रिया आसान हुई और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी। पुराने पहले आओ पहले पाओ मॉडल की जगह ऑनलाइन नीलामी की शुरुआत की गई। निजी कंपनियों को कमर्शियल कोल माइनिंग की अनुमति। खनिज क्षेत्र में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। निर्माण, स्टील, सीमेंट, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनिज उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खनिज क्षेत्र को विकास का बड़ा इंजन मान रही है। सरकार का जोर खासतौर पर उन खनिजों पर है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीकों के लिए जरूरी हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, रक्षा उत्पादन और हाईटेक उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाना रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
101 खनिज ब्लॉकों के चालू होने से राज्यों की आय में भी बड़ा इजाफा होगा। रॉयल्टी, प्रीमियम और अन्य शुल्कों के जरिए राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। इसके अलावा खनन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास भी तेज होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि नीलाम किए गए बाकी खनिज ब्लॉकों का संचालन भी तय समय पर शुरू हो जाता है तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। इससे देश की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा और आर्थिक विकास को नई मजबूती मिलेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब सीधा रुख करते हैं जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस समय वॉर मेमोरियल में मौजूद है। तो नए सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्रेस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं कि समाचार पत्रों में प्रकाशित कौन सी वो मुख्य और दिलचस्प खबरें हैं। सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। सबसे पहली खबर है न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई और न्यायिक प्रक्रिया की में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त नजर आ रहा है। सभी हाई कोर्ट को 3 महीने में ही सुनाना होगा सुरक्षित निर्णय, ये कहना है, और जमानत पर उसी दिन आएगा ऑर्डर। न्यायिक प्रक्रिया में देरी को लेकर ये सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए हैं कि फैसला सुरक्षित करने की तारीख से 3 महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। तो अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से है। काशी और अयोध्या की तर्ज पर अब बरेली जो है वो संवरेगा। बरेली का धोपेश्वर नाथ, उसे संवारा जाएगा। बनेगी वैदिक लाइब्रेरी और ओपन थिएटर भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का नाथ नगरी को वैश्विक स्तर पर धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है और इस दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। बरेली कैंट में स्थित सदियों पुराना और ऐतिहासिक जो श्री बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत एक आधुनिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आएगा।
अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को घेर रहा है मोटापा। जी हाँ, देश में वयस्कों में मोटापा और हाई ब्लड शुगर की बात करें तो ये समस्या तेजी से बढ़ रही है और खास बात यह है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को मोटापा ज्यादा प्रभावित कर रहा है और इसमें जीवन शैली एक मुख्य कारण है और संबंधित बीमारियों का बोझ जिस पर बढ़ता जा रहा है। भारत में 2019-21 की बात करें तो 15 से 49 वर्ष की आयु में 24% महिलाएं मोटापे से घिरी हुई थी, जबकि ये बढ़कर अब 22.9% से बढ़कर 23.7% हो गया है और ये एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोटापे को लेकर कई बार बात कर चुके हैं। ऐसे में सभी को अपना इस सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है और मोटापा ना घेरे, इसके लिए आप तमाम उपाय अपना सकते हैं। तो समाचार पत्रों के बाद चलिए अब रुख करते हैं दुनिया भर में क्या कुछ खास खबरें हैं उनका। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने में पूरी तरह सक्षम है। कल यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी शांति समझौते को उनकी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित न करने देना शामिल है। हालांकि व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि संभावित समझौते पर ट्रंप जल्दी फैसला ले सकते हैं, लेकिन तेहरान ने किसी भी अंतिम समझौते की बात से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मौजूदा ये जो समझौता है वो ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस की बैठक के बाद भी कोई निर्णय इस पर नहीं लिया गया। ईरान की संसद जल्द ही एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रही है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी रूप देगा। तो ईरान के वरिष्ठ सांसद अलाउद्दीन सलीमी का कहना है कि ईरान और ओमान को ही इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रबंधन का पूरा अधिकार है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ईरान के खतम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने इस बात का दावा किया है कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण संभाल रही हैं। बयान में कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों से गुजरना होगा और उन्हें IRGC नौसेना से अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर अमेरिका नेतृत्व वाले जॉइंट मैरिटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि JMIC ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अब भी लागू है। JMIC ने यह चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को अमेरिकी बलों द्वारा रोका, निष्क्रिय या नष्ट किया जा सकता है। तो संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक तरफ अमेरिका जो है धमकी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान सुनने को तैयार नहीं है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूर्णतः नियंत्रण कैसे हो, इसके लिए एक कानून भी लाने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे ईरान की रणनीति है, खास तौर पे दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि अमेरिका पर दबाव बनाने का दो ही तरीका है। एक तरीका तो यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद रखे और दूसरा है कि पड़ोसी दो देश जो है उन पड़ोसी देशों पर हमले करें। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका पर दबाव बनता है और आज देख रहे हैं कि 28 फरवरी के बाद आज तक लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखा है। हालांकि इसके जवाब में अमेरिका ने पूरी नाकाबंदी कर रखी है ईरान की और ईरान को इसका काफी आर्थिक घाटा हो रहा है। लेकिन जो बातचीत चल रही थी और ऐसा प्रस्ताव सामने आ रहा था कि दोनों देशों के बीच में एक सहमति पत्र की तरह एक प्रारूप तैयार हुआ है और उस प्रारूप पर डोनाल्ड ट्रंप की सहमति की केवल जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप परसों जाके सिचुएशन रूम में बैठे, अपने अधिकारियों, अपने रक्षा मंत्री, अपने विदेश मंत्री, इन सारे लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की। तकरीबन 2 घंटे की चर्चा हुई और उसके बाद सारा दारोमदार डोनाल्ड ट्रंप पर छोड़ दिया अमेरिकी जो उच्च अधिकारी की टीम है कि वो निर्णय ले कि इस पे कैसा करेंगे। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं चाहते कि 28 फरवरी के पहले की स्थिति पर वापस चला जाए और न्यूक्लियर जो उनका
है कि प्रसंस्कृत यूरेनियम के पर बिना कोई बात बने इस पूरे स्थिति पर समझौता कर लिया जाए, इस तरह की मानसिकता इनके डोनाल्ड ट्रंप के अंदर नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ईरान की संसद ने प्रस्ताव पारित किया है उन्होंने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका नियंत्रण रहेगा ओमान के साथ। हालांकि ओमान कितना ज्यादा इसके साथ रहेगा ईरान के साथ, क्योंकि ओमान को यह भी माना जाता है कि ओमान अमेरिका के काफी करीब है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों धमकी दी थी कि अगर ओमान ने इस तरह का कोई कदम उठाया तो उस पर भी कार्रवाई होगी, मतलब उसके ऊपर भी बॉम्बिंग होगी। तो हालांकि ओमान से खबर है, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि ओमान ईरान के साथ जाएगा। मतलब है कि ईरान अभी विशुद्ध दबाव बनाने की रणनीति के तहत उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या इस पर जवाब आता है, क्या कोई सहमति पत्र पर सच में कोई हस्ताक्षर हो पाता है, क्योंकि अधिकांश दुनिया के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब जो क्षति उठानी पड़ी है ईरान को, उन्होंने क्षति उठाई है, लेकिन अब निगोशिएशंस का दौर होना चाहिए। और उस निगोशिएशंस के लिए ईरान हालांकि राजी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि बॉटम लाइन माने। अब देखिए, निगोशिएशन में जाने के पहले ही सारी बातें अगर मीडिया के माध्यम से तय हो जाएगी तो निगोशिएशन कहीं पहुंचेगा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि अभी अखिलेश, जब मार्को रूबियो भी यहाँ आए थे तो उन्होंने कुछ इसी तरीके से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते जो ईरान के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां भी दे रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई विकल्प बचा है, या फिर अमेरिका भी सिर्फ प्रेशर की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, विकल्प तो हमेशा है। विकल्प यही है कि जो 28 फरवरी के पहले वाली स्थिति दोनों देश बहाल करें, अमेरिका भी बहाल करे, ईरान भी बहाल करे, और उसके बाद जो निगोशिएशन ओमान के मध्यस्थता में चल रहा था उस निगोशिएशन को फिर से शुरू करें। अब निश्चित तौर पे ईरान की परमाणु बम बनाने की कैपेसिटी तो नहीं है, यह बात हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार बोली है। तो अगर कैपेसिटी नहीं है तो उसके बाद अब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे की कार्रवाई है कि बैठ के निगोशिएट कीजिए कि वो जो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास है उसका किस तरीके से उसका निष्पादन किया जाएगा, इसके लिए किसी और देश को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें उन्हें बैठकर तय करनी पड़ेगी। मीडिया के माध्यम से, ट्रूथ सोशल के माध्यम से या एक्स के माध्यम से जो ये पूरी जो रणनीति चल रही है तय कराने की, और इसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है, यह तरीका बिल्कुल कोई भी इसे सही नहीं मान रहा है। और सभी यही मान रहे हैं कि ईरान को काफी क्षति उठानी पड़ी है। अमेरिका को भी निश्चित तौर पे उनके जो हथियारों का जखीरा है उसमें काफी कमी आई है। तो दोनों को बैठ के इस बात पर एक हल निकालना चाहिए। और दुनिया जो एक तरीके से बंधक बनी हुई है, दरअसल बंधक इसमें दुनिया बनी हुई है, और दुनिया जो बंधक बनी हुई है उस बंधक से दुनिया को, और इसीलिए कहते हैं अखिलेश की जंग से किसी को फायदा नहीं होता है। और आखिरकार अमेरिका ईरान ने ये बात समझ ली है, लेकिन नेगोशिएशंस पर अब टेबल पर कौन सी शर्तें मानी जाएंगी और कौन सी नहीं मानी जाएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। खिसते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडी शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडी का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप खबरें देखते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में आमने सामने होंगी, और ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले में जहां आरसीबी की नजर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा करने की होगी, तो वहीं गुजरात टाइटंस घरेलू मैदान का फायदा उठाकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है।
टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार IPL ट्रॉफी अपने नाम की है। ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। बात अगर दोनों टीमों के बीच IPL में हुए अब तक के मुकाबलों की करें तो अब तक दोनों टीमें 9 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें RCB ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस सीजन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 मैच RCB ने जीते हैं और 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। ऐसे में टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार एक और मजबूत पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं आक्रामक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर रहेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। उस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अहमदाबाद में इस खिलाड़ी का बल्ला खूब चलता है, ऐसे में उनसे एक जोरदार पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बहरहाल अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है एक और रोमांचक IPL के फाइनल मुकाबले की मेजबानी करने को। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार IPL के खिताब पर कब्जा कौन जमाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इस समय हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नारायण सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नारायण का रुख करेंगे। नारायण, आज का दिन बेहद ही रोमांचक होने वाला है। एक तो रविवार और सभी की निगाहें शाम पर टिकी हुई है कि कब फाइनल मैच शुरू होगा, क्योंकि बहुत रोमांचक होने वाला है। क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनका होम ग्राउंड है, लेकिन दोनों एक बार IPL की ट्रॉफी जीत चुके हैं। क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है? किसका पल्ला भारी होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि गुजरात के जो टाइटंस टीम है, गुजरात टाइटंस टीम है, उसके होम ग्राउंड पे हो रहा है। कहीं ना कहीं जब भी आप होम ग्राउंड पे खेलते हैं तो आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि शुभमन गिल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो होम कंडीशंस को बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन एक जो फिजिकल एडवांटेज है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ है, क्योंकि जो क्वालिफायर 1 खेला गया था वो 26 मई को खेला गया था। उसके बाद जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो डायरेक्ट अहमदाबाद पहुँच गई थी। तो 3 दिन पहले वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पहुंच गए थे। जबकि जो क्वालिफायर 1 के बाद जो गुजरात टाइटंस हारी थी, उसके बाद उन्होंने जो क्वालिफायर 2 खेला, वो अगला मैच उन्होंने 29 तारीख को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। तो वो धर्मशाला से पहले न्यू चंडीगढ़ आए और न्यू चंडीगढ़ में मौसम खराब होने के चलते उनकी फ्लाइट देर हो गई और फ्लाइट देर होने के कारण वो शनिवार को देर रात अहमदाबाद पहुंचे और उनको कोई प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि एक बड़े फाइनल से पहले किसी टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता, तो एक उसको डिसएडवांटेज कहते हैं। लेकिन शुभमन गिल ने यह कहा कि जो फाइनल के मैचेस होते हैं वो इन चीज़ों पे नहीं जीते जाते, जो कि मेंटल बैटल होती है, वो साइकोलॉजिकल बैटल होती है और मानसिक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं इस स्तर पर जीती जाती है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो फिजिकल एडवांटेज है जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ है। और अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, सीजन की बात करें, जो पिछला मैच इन दोनों के बीच अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में हुआ, तो वहां पर गुजरात टाइटंस ने उनको 155 रन पर ऑल आउट करके एक बड़े मार्जिन से मैच जीता था इस मैदान पर। तो इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि एक एडवांटेज है गुजरात टाइटंस के पास। बिल्कुल, गुजरात टाइटंस हो चाहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो, दोनों ही लगभग बराबरी की टीमें हैं और इसीलिए ये जो मुकाबला है और ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और IPL का उत्साह तो देखते ही बनता है। तो जो खेल प्रेमी हैं उनमें किस तरह का उत्साह आज देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जब IPL की अगर आप TRPs कहें, इनकी अगर व्यूअरशिप कहें, तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, क्योंकि ये दुनिया की एक ऐसी लीग है जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है। अगर बात करें कि वर्ल्ड में सबसे बेहतर अगर देखें तो अमेरिकन फुटबॉल की लीग है, उसको काफ़ी देखा जाता है। लेकिन जो इसकी TRP है वो इंग्लिश फुटबॉल से भी ज़्यादा है और लोगों का काफ़ी अच्छा खासा उत्साह रहता है IPL के मैचेस को देखने के लिए। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो फैंस की नज़र है वो इस बात पर टिकी है कि क्या गुजरात टाइटंस की जो बॉलिंग यूनिट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है,
क्या वो जीत पाएगी या आरसीबी की जो बैटिंग यूनिट है जिसमें कि जो उनके कोर मेंबर हैं विराट कोहली और उनके जो कैप्टन है रजत पाटीदार ने शानदार प्रदर्शन किया है। विराट कोहली ने 600 से ऊपर रन बनाए हैं, या जो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग है जिसमें कि कैगिसो रबाडा हैं जिन्होंने 28 विकेट लिए हैं और वो पर्पल कैप का जो लिस्ट हो उसको लीड कर रहे हैं। उसके बाद जो उनके अन्य गेंदबाज हैं राशिद, उन्होंने 19 विकेट लिए हैं, और जो उनके मोहम्मद सिराज जो तेज गेंदबाज उन्होंने 18 विकेट लिए। तो ये कंटेस्ट जो फैंस हैं इसको एक जो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग है और जो आरसीबी की बैटिंग है उसके बीच एक जंग मार रहे हैं। लेकिन जो मैच डिसाइड होगा वो पावर प्ले में होगा, क्योंकि जो गुजरात टाइटंस की जो बैटर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर है जिसमें कि शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है और तीसरे नंबर पर जॉस बटलर हैं, जो उनके जो ज़्यादातर रन बनाए हैं, जो उनके टॉप 3 ने बनाए हैं, अगर वो आज चल गए तो आरसीबी के लिए मुश्किल हो सकती है। और आरसीबी को कहीं ना कहीं प्ले जो कि पावर प्ले है उसमें ध्यान से खेलना होगा। और विराट कोहली एक बार फिर चल जाते हैं तो कह सकते हैं कि वो आईपीएल का जो टाइटल डिफेंड करने वाली तीसरी टीम हो जाएगी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद। और दिलचस्प ये भी होगा कि टॉस कौन जीतता है और उसके बाद कौन बल्लेबाजी या फिर बॉलिंग करने का फैसला लेता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज शाम तक इंतजार करना होगा और फिर फाइनल मैच पर सभी की निगाहें इस समय टिकी है। नारायण, तमाम जानकारियों के साथ धन्यवाद आपका। और चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है खास एक दिन एक उत्सव में। और इस खास सेगमेंट में हम आपके लिए बहुत ही खास उत्सव आज आपके लिए लेके आए हैं। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को समर्पित है साका दावा। बिल्कुल, बौद्ध परंपरा का ये सबसे पवित्र महीना श्रद्धा, करुणा और आध्यात्मिक साधना का संदेश देता है। तो आइए देखते हैं एक दिन उत्सव में साका दावा पर हमारी ये विशेष प्रस्तुति। भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को समर्पित साका दावा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। लद्दाख और हिमालयी क्षेत्र की बौद्ध परंपराओं में इसका विशेष महत्व है। पारंपरिक रूप से तिब्बती चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। साका दावा के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही मठों और बौद्ध मंदिरों में पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं को पारंपरिक सफेद स्कार्फ अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु मक्खन के दीपक जलाते हैं और विशेष प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं। माना जाता है कि इस अवधि में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि करुणा, दया। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय नए सीडीएस संबोधित कर रहे हैं। नेवी, एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister, Jai, jointness, Atmanirbharta and innovation. Transformation of the armed forces and organizational reforms to enhance jointness, synergy and integration will be the primary focus. Atmanirbharta is a central pillar of our national security. We will accelerate the development, induction and integration of indigenous weapons in our armed forces. Innovation in thought and action will drive our capability development. Greater collaboration between the military, the industry, academia, startups and the research ecosystem will be the key enabler for modernization. Our armed forces have consistently demonstrated
professionalism, and operational decisiveness in safeguarding our national interests. We are committed to protect the sovereignty and territorial integrity of our country. I express my sincere gratitude to late General Bipin Rawat and General Anil Chauhan, my illustrious predecessors, for their exemplary leadership and contribution in this journey. We acknowledge the courage and professionalism of our soldiers, sailors, and air warriors. Their training and welfare will be our foremost priority. We pay homage to our brave hearts, whose valor, sacrifice, and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris. I assure the citizens of India that the armed forces will continue to serve the nation with dedication, courage, honor, and professionalism. Jai Hind. तो आप देख रहे थे नई दिल्ली से ये नवनियुक्त सीडीएस एनजे राजा सुब्रमणी का संबोधन, जहां वे कह रहे थे कि हम देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और कैसे रक्षा क्षेत्र में इस समय आत्मनिर्भरता लाने की ज़रूरत है। और सभी शहीदों को उन्होंने वॉर मेमोरियल जाके वहां श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और बिल्कुल इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त आ गया है कि आपसे विदा ली जाए, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं सियोल में हुए फिजिकल एआई के फैशन शो की कुछ खास झलकियां। आप इन खास झलकियों का आनंद लीजिए। इसी के साथ मुझे शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।